बड़े सारे लोग हैं, अपोजिशन के भी हैं, बाकी कुछ सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। उनका ये मानना है कि देवेंद्र राणा या बाकी लोग, सलाथिया साहब या बाकी जितने भी लोग हैं, वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को बचाने के लिए जो है बीजेपी में गए हैं। एक दबाव की राजनीति जो है बीजेपी के द्वारा की जाती है और वो बीजेपी में अपनी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बचाने के लिए गए। आप क्या बचाने के लिए बीजेपी में गए? बीजेपी में जितने भी मुस्लिम चेहरे हैं, अब जब कार्रवाई हो चुकी है उसके बाद क्यों मजम्मत हो रही है? जब ये शुरुआत हुई थी, जब ये वीडियो वायरल हुआ था, तब क्यों नहीं बीजेपी के किसी मुस्लिम चेहरे ने जो है ये बयान दिया कि ये मजम्मत जो है उसकी की, उस बयान की जो रंधावा जी ने बयान दिया था? देखें, बड़े सारे लोगों ने मजम्मत की, जिसकी जहाँ जहाँ से भी मैं सिर्फ मुस्लिम की बात नहीं करूँगा, जो भी शहरी यहाँ पे था, उन सब ने मजम्मत की इस बात की। मैं चाहे बीजेपी वो भी बीजेपी बीजेपी के अंदर की बात कर रहा हूँ, जो बीजेपी के लोग हैं, जो मुस्लिम चेहरे हैं, जिस तरह से आज अगर मजम्मत कर रहे हैं, कल भी कुछ लोगों ने बीजेपी के, मैंने इंटरव्यूज़ किए, उन्होंने मजम्मत की, लेकिन की तब जब कार्रवाई हो चुकी थी। अब उनको पता था वो बीजेपी में नहीं है या उनकी जो जिम्मेवारियां थी उनसे ले ली गई हैं। उसके देखें बाद वो उससे पहले जब वीडियो वायरल हुआ तब क्यों नहीं मजम्मत हुई? देखें, इस पे वो लोग जिन्होंने मजम्मत करी या नहीं करी, उनसे आप ये बात करिए, लेकिन जो मैं अपनी बात कर सकूँ, देखो मेरी आपकी आपसे आज बात हो रही है। मैंने 2 दिन पहले बीजेपी ज्वाइन की। पोजीशन वाले लोग हैं, एनसी, पीडीपी, कांग्रेस, वो तो सब ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी का एक पॉलिटिकल स्टंट है, क्योंकि अभी जो लोग, खासकर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जो बीजेपी के साथ जुड़ रहे हैं, उनको ये दिखाने के लिए कि आप यहाँ पे महफूज हैं, ये उनको जो है उनकी जो जिम्मेवारियाँ थी उनसे उनको मुक्त कर दिया गया, लेकिन बेसिक मेंबरशिप अभी भी उनके पास है, वो पार्टी में अभी भी बने हुए हैं। देखिए, ये पार्टी इस पे सख्त नोटिस लेने वाली है। वो आपको, मुझे लगता है कि विद इन डेज पार्टी क्या फैसला करती है वो आपके सामने आ जाएगा। सब अगर आवाज़ जम्मू से जाएगी और जब देवेंद्र राणा बीजेपी में जाएंगे तब उठेगी, मतलब पिछले 7 सालों में बीजेपी ने नहीं चाहा था कि जम्मू की आवाज़ उठे? देखिए, ये मुझे लगता है जम्मू नैरेटिव की जो बात है, वो बीजेपी में जाने से पहले ही राणा साहब ने करी थी यहाँ पे। नहीं, उससे पहले बीजेपी ने नहीं सोचा था कि जम्मू की आवाज़ बननी चाहिए? देखिए, वो बीजेपी सोचा था कि नहीं सोचा था, वो तो मैं उस पर कुछ नहीं कह सकता, लेकिन क्या कारण है महंगाई पे रोक लगाने में? कहीं ना कहीं जो बीजेपी सरकार जो है, सेंटर की सरकार है, विफल हो रही है, और लोगों को रोज़गार देने में भी कहीं ना कहीं विफल हो रही है। डेवलपमेंट के दावे बहुत ज़्यादा किए जा रहे हैं, डेवलपमेंट कुछ जगहों पे हो भी रही है, लेकिन रोज़गार देने में और महंगाई रोकने में विफल हो रही है बीजेपी सरकार। कारण क्या है? देखिए, ये बड़ा जल्दबाजी का क्वेश्चन आप मुझसे कर रहे हैं। ये रैका में जो है काफ़ी सारे घर बेघर होने के कगार पे हैं, हाई कोर्ट वहाँ पे शिफ्ट होने वाला है, तो उन लोगों के लिए क्या होगा? सारे गुज्जर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, एसटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। देखिए, ये जो इशू है, बाकी जो गवर्नमेंट लेवल के इशू हैं, जहाँ पे अगर कोई किसी गवर्नमेंट अपनी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहता है या बनाना चाहता है, वो तो गवर्नमेंट लेवल की बात। आज हम बात कर रहे हैं फॉरेस्ट राइट एक्ट को लेके, शेड्यूल ट्राइब के फ़ायदा नुकसान को लेके, उस पर बात करेंगे। तो लेकिन वहाँ पे भी तो उनको फ़ायदा या नुकसान होने वाला है ना। वो भी जहाँ पे रहते हैं वो फॉरेस्ट लैंड है सारी, एक तरफ फॉरेस्ट राइट एक्ट दे रहे हैं, अगर वहाँ से उनको हटाया जाता है, रिमूव किया जाता है, उनके लिए कोई पॉलिसी तो बननी चाहिए ना, उनको कहीं दूसरी जगह पे तो बिठाया जाना चाहिए ना। इतना परेशान, इतना तंग जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पहले नहीं किया करता था गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोगों को, जो लोग वहाँ पे बसे हुए थे, फॉरेस्ट एरियाज में बसे हुए थे, जितना अब करते हैं, जितना अब ज़मीनों को जो है वापस ले रहे हैं, जितना अब जो है तारबंदी की जा रही है, अब जो है लोगों को दिक्कतें परेशानियाँ आ रही हैं, ऐसा क्यों? आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज मडैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं अरशद चौधरी साहब, जो कि कुछ समय पहले ही बीजेपी में ज्वाइन हुए हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। थैंक यू। अरशद साहब, सबसे पहला सवाल हमारा ये रहेगा, देवेंद्र राणा पार्टी छोड़ी, उसके बाद आपने भी पार्टी छोड़ दी, उन्होंने बीजेपी काफ़ी जल्दी ज्वाइन कर ली, लेकिन आपने इतना लंबा समय क्यों लिया? देखिए, इसमें समय वाले तो कोई बात, ज़्यादा दिन तो इसमें नहीं थे, लेकिन जब एक मुनासिब वक्त हमें लगा, तो उस वक्त पे हमने ज्वाइन की। एनसी छोड़ने का क्या कारण था? एनसी में भी अच्छी रेपुटेशन थी आपकी। देखें, हम नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी थे अगर, तो लोगों के लिए ही आए थे, लोगों का काम करने के लिए ही आए थे, समाज सेवा के लिए, लोगों की खिदमत के लिए। और ख़ास करके मैं गुजर कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, और गुजर कम्युनिटीज़ के जो मसाइल हैं उनको लेके आए थे हम वहाँ पे। तो हमने कोशिश की वहाँ पे कि अपनी कम्युनिटी के और बाकी लोगों के मसाइल जो हैं वो हल किए जाएँ, उनकी मुश्किलात दूर की जाएँ। लेकिन शायद पूरी तरह हम उसमें वहाँ पे कामयाब नहीं हो पाए। तो इसी दौरान बीजेपी ने बड़ी सारी पॉलिसीज़ जो हैं, वो जो गुजर कम्युनिटी को लेके और शेड्यूल ट्राइब को लेके जो उनके बड़े डिसीजन थे, बड़े फ़ैसले थे, उनसे हमें लगा कि अब
वक्त ये है कि अगर हम अपनी कौम की और तरक्की या बेहतरी चाहते हैं तो हमें उन लोगों के साथ जुड़ना चाहिए, उस पार्टी के साथ जुड़ना चाहिए जो पार्टी गुजरों की बेहतरी के लिए काम करे, गुजरों की फलाह के लिए, फलाह बहबूद के लिए काम करे, उनकी डेवलपमेंट के लिए काम करे। अर्शद साहब, जिस तरह से आपने कहा कि जो फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है वो बीजेपी के द्वारा जो इम्प्लीमेंट करवाया गया या बाकी सारी चीज़ें जो स्कीम्स हैं, लेकिन ग्राउंड पे तो गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी की वही हालत है, उसी तरह वो पिस रहा है। उसी तरह अगर गुज्जर कम्युनिटी के जो लोग हैं जो धारू में रहते हैं या जो 6 महीने यहाँ पे 6 महीने जो पहाड़ी एरियाज़ में रहते हैं, उनकी तो अभी भी वही हालत है, अभी भी वो उनका कोई सुधार नहीं हुआ है उसमें। देखिए, फॉरेस्ट राइट एक्ट की जो आपने बात की फॉरेस्ट राइट एक्ट 2007 में लाया गया और 2008 में इसकी वो सारी तश्कील दी गई, लेकिन जम्मू कश्मीर में ये एक्ट लाने में हमें 13 साल लगे। अभी थोड़ी देर पहले तो अनाउंस हुआ यहाँ पे फॉरेस्ट राइट एक्ट, और हमने हमारी बात इस सिलसिले में एलजी साहब से भी हुई और एलजी साहब ने बड़े सारे इनिशिएटिव इस पे लिए हैं और उन्होंने ये भी कहा था, उनकी एक स्पीच में मैंने सुना था कि मोदी साहब ने स्पेशली ये कहा कि गुजरों के जो मसाइल हैं, ख़ास करके फॉरेस्ट राइट एक्ट को लेकर उन्होंने कहा था कि इसको जल्दी से जल्दी लागू किया जाए, ताकि जो लोग ये एक्ट ना होने की वजह से सफ़र कर रहे हैं या उनको कोई मुश्किलात आ रही हैं, उनकी मुश्किलात दूर हो सकें। और मुझे लगता है कि देखें, हम ये चाहेंगे भी कि जो गवर्नमेंट मशीनरी है वो इसको अच्छी तरह से लागू करें, लोगों की इसमें हेल्प की जाए, लोगों की मदद की जाए, लोगों को गाइड की जाए। जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज आई भी हैं, इसमें ग्राम सभा लेवल पे या वो कमेटीज़ बनी हैं, एरिया वाइज कमेटीज़ बनी हैं, तो इसमें अपने लोगों का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि अपने लोगों के सामने आके अपना जो उनकी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, ठीक है ना, वो पूरी करें। तो पूरी करके इसका फ़ायदा तो होगा। और अगर डिटेल आप देखें फॉरेस्ट राइट एक्ट की, तो ये तो बड़ी फ़ायदे वाली चीज़ है। ये तो मैं कहता हूँ ये तो तारीख़ी फ़ैसला हुआ एक, और क्योंकि ये शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए इसमें तो बड़ी सारी और भी कम्युनिटीज़ हैं, बट चूँकि यहाँ पे गुजर बकरवाल पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा तादाद में जम्मू कश्मीर में बसती है, उसकी वजह से इसको मेजर फ़ायदा जो है, ज़्यादा फ़ायदा जो है वो गुजर कम्युनिटी को होगा, गुजर बकरवाल कम्युनिटी को होगा। जी जी, फ़ायदा तो होना चाहिए, और जिस तरह की स्कीम बनाई गई है उसके से तो लगता है कि फ़ायदा होगा, लेकिन ग्राउंड पे अगर हम देखते हैं ग्राउंड लेवल की सिचुएशन कुछ अलग तरह की होती है। इतना परेशान, इतना तंग जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पहले नहीं किया करता था गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोगों को, जो लोग वहाँ पे बसे हुए थे, फॉरेस्ट एरियाज में बसे हुए थे, जितना अब करते हैं, जितना अब ज़मीनों को जो है वापस ले रहे हैं, जितना अब जो है तारबंदी की जा रही है, अब जो है लोगों को दिक्कतें परेशानियाँ आ रही हैं, ऐसा क्यों? देखिए, मुझे लगता नहीं कि ये जो पीरियड जो बीच में गुजरा 1-2 महीने, ये तो ट्रांजिट पीरियड होता है लोगों का, माइग्रेशन का पीरियड होता है ये, ठीक है ना। तो इस दौरान तो लोग मोस्टली जो माइग्रेशन जो करते हैं लोग जम्मू से कश्मीर, कश्मीर से जम्मू या किसी और इलाके में, वो तो इस वक्त तो उनका वो माइग्रेशन पीरियड होता है, इसमें तो मुझे लगता नहीं कोई इतनी दिक्कत आई होगी। बट इससे पहले प्रॉब्लम्स थी कि फॉरेस्ट राइट एक्ट को, मुझे लगता है कि फॉरेस्ट ऑफिसर जो हैं वो भी समझ चुके हैं, वो भी समझते हैं इस एक्ट को, और उसके मुताबिक जो जो चीज़ें गवर्नमेंट ने अनाउंस की हैं, ठीक है ना, उसके बाद तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, क्योंकि उस पर तो आपको फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत आपको ज़मीनें दी जा रही हैं, आपको वहाँ पे घर बनाने की इजाज़त दी जा रही है, उसके साथ साथ आपके वहाँ पे स्कूल्स बनेंगे, आपके लिए बाकी हेल्थ फैसिलिटीज़ होंगी, हॉस्पिटल्स कायम होंगे। तो ये तो फ़ायदे की काम है ना। कोई भी काम है, कोई किसी भी काम का इनिशिएटिव या होता है तो इट टेक्स टाइम, थोड़ा वक्त तो लगता है उसको इम्प्लीमेंट करने में। तो गवर्नमेंट मशीनरी भी इस पर पूरी तरह जो हमें महसूस हुआ कि वो काम कर रही है इस पर। सर, जम्मू में ही रैंका में जो है काफ़ी सारे घर बेघर होने के कगार पे हैं, हाई कोर्ट वहाँ पे शिफ्ट होने वाला है, तो उन लोगों के लिए क्या होगा? सारे गुज्जर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, एसटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। देखिए, ये जो इशू है, बाकी जो गवर्नमेंट लेवल के इशू हैं, जहाँ पे अगर कोई किसी गवर्नमेंट अपने ही कोई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहता है या बनाना चाहता है, वो तो गवर्नमेंट लेवल की बात। आज हम बात कर रहे हैं फॉरेस्ट राइट एक्ट को लेके, शेड्यूल ट्राइब के फ़ायदा नुकसान को लेके, उसमें बात करेंगे। सर, लेकिन वहाँ पे भी तो उनको फ़ायदा या नुकसान होने वाला है ना, वो भी जहाँ पे रहते हैं वो फॉरेस्ट लैंड है सारी, एक तरफ फॉरेस्ट एक्ट दे रहे हैं, अगर वहाँ से उनको हटाया जाता है, रिमूव किया जाता है, उनके लिए कोई पॉलिसी तो बननी चाहिए ना, उनको कहीं दूसरी जगह पे तो बिठाया जाना चाहिए ना। बिल्कुल पॉलिसी बननी चाहिए। जो लोग फॉरेस्ट की ज़मीन पर बसे हैं, वो जो उसके हकदार हैं, जो फॉरेस्ट राइट एक्ट के हकदार हैं, उनको तो उसका हक मिलना चाहिए। इसके तो हम हक में हैं। सर, अब बात करेंगे हम, जिस तरह से आपने बीजेपी के जो कुछ फ़ायदे गिनवाए और आपको उनकी पॉलिसीज़ अच्छी लगी, आपने बीजेपी ज्वाइन कर ली। अब जिस तरह से रंधावा जी का जो एक बयान आया था जिस पे कड़ी कार्रवाई जो है बीजेपी ने भी की और एडमिनिस्ट्रेशन ने भी की, तो
इस तरह के अगर सिलसिला अगर इसी तरह से चलता जाएगा तो कितना महफूज समझेंगे आप अपने आप को बीजेपी के अंदर? देखें, अभी रंधावा ने जो जो बयान दिया था, वो उसके तो मैं बड़े सख्त अल्फाज में उसकी मज़म्मत करता हूँ, क्योंकि ऐसे अल्फाज की, ऐसी स्टेटमेंट्स की किसी पॉलिटिकल पार्टी में, किसी समाज में, किसी सोसाइटी में, किसी माशरे में कोई जगह नहीं है। और उसके साथ साथ बीजेपी ने उसका बड़े सख्ती से नोटिस लिया, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने कल ही उसके खिलाफ एफआईआर लगाई, और बीजेपी ने उसको तमाम जो उसके उहदे उनके पास थे उनसे बर्खास्त किया। तो मुझे तो ये लग रहा है कि बीजेपी ने जो जिस सख्ती से इस बात का नोटिस लिया है, देखिए इसमें ऐसा है कि कोई भी शख्स जो समाज को बांटने का काम करे, उसके बयान से समाज बंट जाए या बांटने की कोशिश करे, तो ऐसे अनासर की तो किसी कम्युनिटी में, किसी ज़ात में, किसी मज़हब में कोई जगह नहीं है, और कोई माशरा इसकी इजाज़त तो देता नहीं। सर, आपके जो ऑपोजिशन वाले लोग हैं, एनसी, पीडीपी, कांग्रेस, वो तो सब ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी का एक पॉलिटिकल स्टंट है, क्योंकि अभी जो लोग, खासकर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जो बीजेपी के साथ जुड़ रहे हैं, उनको ये दिखाने के लिए कि आप यहाँ पे महफूज हैं, ये उनको जो है उनकी जो जिम्मेवारियाँ थी उनसे उनको मुक्त कर दिया गया, लेकिन बेसिक मेंबरशिप अभी भी उनके पास है, वो पार्टी में अभी भी बने हुए हैं। देखिए, ये पार्टी इस पे सख्त नोटिस लेने वाली है। वो आपको, मुझे लगता है कि विद इन डेज पार्टी क्या फ़ैसला करती है वो आपके सामने आ जाएगा। मैं आपसे एक बात कहूँ कि हम बहुत बड़ी जमहूरियत में रहते हैं, ठीक है ना। और आपने देखा होगा जम्मू में हम लोग रहते हैं। जम्मू शहर का जो माहौल है, यहाँ पे हर कम्युनिटी के लोग बसते हैं, हर कम्युनिटी के लोग रहते हैं, हर ज़ात के लोग रहते हैं, मुख्तलिफ ज़बान बोलने वाले लोग यहाँ पे रहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो मुझे लगता नहीं कि कोई भी कम्युनिटी का शख्स ये चाहेगा कि ऐसी बात करके कोई कम्युनिटी को बांटने की कोशिश करे, चाहे वो किसी भी मज़हब से हो, किसी भी ज़ात से हो। तो रंधावा ने तो जो बयान दिया वो तो काबिल मज़म्मत है। हम तो उस कड़े लफ्ज़ों में उसकी मज़म्मत करते हैं, और ख़ास कर किसी मज़हब को किसी के कहने पे कोई ठेस पहुँचे, चाहे कोई भी मज़हब हो, कोई भी शख्स उसकी जो बात करे, तो ऐसी बात हमें यहाँ नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जम्मू का जो माहौल है, जिस जम्मू में हम लोग रहते हैं, जम्मू तो मिसाल है यहाँ पे। जम्मू मिसाल है, जम्मू गुलदस्ता है एक। जम्मू का आप देखें, आप जम्मू का पिछले जो हिस्ट्री आप जम्मू की देखें, तो जम्मू के लोगों ने हमेशा इस एटमॉस्फेयर को, जो आपस में जो अमन की फ़िज़ा जो है, उसको कायम रखने में जम्मू के हर वर्ग के लोगों का बड़ा अहम रोल रहा है। अर्शद साहब, बीजेपी में जितने भी मुस्लिम चेहरे हैं, अब जब कार्रवाई हो चुकी है उसके बाद क्यों मजम्मत हो रही है? जब ये शुरुआत हुई थी, जब ये वीडियो वायरल हुआ था, तब क्यों नहीं बीजेपी के किसी मुस्लिम चेहरे ने जो है ये बयान दिया कि ये मजम्मत जो है उसकी की, उस बयान की जो रंधावा जी ने बयान दिया था? देखें, बड़े सारे लोगों ने मजम्मत की, जिसकी जहाँ से भी मैं सिर्फ मुस्लिम की बात नहीं करूँगा, जो भी शहरी यहाँ पे था, उन सब ने मजम्मत की इस बात की। बीजेपी के अंदर की बात करूँ, जो बीजेपी के लोग हैं, जो मुस्लिम चेहरे हैं, जिस तरह से आज अगर मजम्मत कर रहे हैं, कल भी कुछ लोगों ने बीजेपी के, मैंने इंटरव्यूज़ किए, उन्होंने मजम्मत की, लेकिन की तब जब कार्रवाई हो चुकी थी, अब उनको पता था वो बीजेपी में नहीं है, या उनकी जो जिम्मेवारियां थी उनसे ले ली गई हैं। उसके बाद उससे पहले जब वीडियो वायरल हुआ, तब क्यों नहीं मजम्मत हुई? देखें, इस पे वो लोग जिन्होंने मजम्मत करी या नहीं करी, उनसे आप ये बात करिए, लेकिन जो मैं अपनी बात कर सकूँ, देखो मेरी आपकी आपसे आज बात हो रही है। मैंने 2 दिन पहले बीजेपी ज्वाइन की है, और मैं तो कहता हूँ कि हमने जो देखा है, जो सपोज एक इमेज पोर्ट्रे की जाती थी बीजेपी की, वैसा तो कुछ वहाँ पे नहीं है। 2 दिन में आपको पता लग गया वहाँ पे क्या इमेज है? बिल्कुल, डेफिनेटली आप देखें ना, ये मेरे कहने पे नहीं है। जो आपके सामने जो कार्रवाई नज़र आई है, इससे सारी चीज़ वाज़ह हो जाती है ना कि पार्टी पॉलिसीज़ क्या हैं। लेकिन अपोजिशन वाले बोल रहे हैं कि ये तो पॉलिटिकल स्टंट है, मुस्लिम जो चेहरे हैं उनको रिझाने के लिए। देखें, पार्टी पॉलिटिक्स क्या है, वो पार्टी पॉलिटिक्स हर पार्टी करती है, वो चाहे बीजेपी हो या दूसरी पार्टीज़ भी हों, वो हर को करता हो, हर किसी को पार्टी पॉलिटिक्स करने का हक है। वो उस पर क्या कहते हैं, वो उनका अपना नज़रिया है, उस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। आप मानते हैं कि आपकी पार्टी ने जो है कड़ा संज्ञान लिया है? बिल्कुल, बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने इस पर एक्शन भी किया है, और ये एक मैसेज भी दिया है सभी लोगों के लिए कि किसी को इजाज़त नहीं है कि वो समाज को बांटे, या लोगों को आपस में बांट के, या इस तरह की बातें करके लोग किसी के भी दिल को, या किसी के पर्टिकुलर किसी मज़हब के लोगों को दिल को ठेस पहुँचे। ऐसा तो पार्टी कभी नहीं चाहेगी।
अच्छा साहब, जिस तरह से देवेंद्र राणा जी जो है बीजेपी ज्वाइन करने से पहले भी और बीजेपी ज्वाइन करने के बाद भी जो है जम्मू जम्मू की आवाज़ लगाई उन्होंने, जम्मू जम्मू के नारे दिए और जम्मू डिक्लेरेशन की बात की, और आप और आपके काफ़ी सारे साथी भी जो हैं उनके साथ ज्वाइन हुए। ये जम्मू डिक्लेरेशन है क्या? देखिए, देवेंद्र राणा साहब ने काफ़ी देर पहले जम्मू की जब बात शुरू की, तो ये बात जो है इसमें जम्मू डिक्लेरेशन की जब बात है, जम्मू नैरेटिव की बात आती है। जम्मू कश्मीर में हम लोग भी रहते हैं। राणा साहब ने जम्मू की जब बात करी तो हम उनकी आवाज़ में उन्होंने जो आवाज़ उठाई जम्मू नैरेटिव की बात की, ठीक है ना। जम्मू नैरेटिव का मतलब ये है कि अगर हम एक ही रियासत में, एक ही मतलब जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, तो पावर सेंटर किसी एक जगह पे क्यों, वो जम्मू से क्यों नहीं, जम्मू से नैरेटिव क्यों ना हो, ठीक है ना। और मैं क्योंकि अपनी कम्युनिटी की फिर बात ऐड करते हुए चाहूँगा कि जम्मू का गुजर आप देख लें, जम्मू सिटी का देख लें, जम्मू की पेरिफेरी में देख लें, जम्मू का गुजर जो है वो सफ़र कर रहा है, ठीक है ना। तो अगर जम्मू नैरेटिव बनता है, जम्मू से आवाज़ जम्मू से उठती है, तो और ये जम्मू कश्मीर की आवाज़ होगी। इसमें हरगिज़ ऐसा भी नहीं है कि जम्मू कश्मीर को बांटने की कोई बात की जा रही है, वैसी भी कोई नहीं है, लेकिन आवाज़ जम्मू से क्यों ना हो। अच्छा साहब, अगर आवाज़ जम्मू से जाएगी और जब देवेंद्र राणा बीजेपी में जाएंगे तब उठेगी, मतलब पिछले 7 सालों में बीजेपी ने नहीं चाहा था कि जम्मू की आवाज़ उठे? देखिए, ये मुझे लगता है जम्मू की जो जम्मू नैरेटिव की जो बात है वो बीजेपी में जाने से पहले ही राणा साहब ने करी थी यहाँ पे। नहीं, उससे पहले बीजेपी ने नहीं सोचा था कि जम्मू की आवाज़ बननी चाहिए? देखिए, वो बीजेपी सोचा था कि नहीं सोचा था, वो तो मैं उस पर कुछ नहीं कह सकता, लेकिन सोचा तो होगा, क्योंकि अगर जम्मू के लोग क्या हैं, जम्मू के लोगों का हक नहीं है, जम्मू के लोगों का हक नहीं है कि वो यहाँ से आवाज़ उठाएं और जम्मू कश्मीर तक उनको वो आवाज़ हो। तो अपने हक के लिए, जब मैं ये बहुत बड़ी जमहूरियत में हम रहते हैं, इतनी बड़ी जमहूरियत में अपनी बात कहने का, अपना हक रखने की तो हर एक को इजाज़त और रखनी भी चाहिए ना। जिस तरह से देवेंद्र राणा जी मतलब कहते हैं कि जम्मू नैरेटिव बनाने के लिए जो सारे लोग मतलब एक प्लेटफॉर्म पे आए, एक स्थान पे आए, अब क्योंकि वो बीजेपी में ज्वाइन हो चुके हैं तो इसका मतलब वो अपोजिशन को भी बुला रहे हैं कि आप भी बीजेपी में आ जाएं, फिर जम्मू की बात हो सकती थी, फिर जम्मू नैरेटिव तैयार हो सकता है। जब जम्मू नैरेटिव की जो बात की, उन्होंने उससे पहले सबको इन्विटेशन दिया था, सबसे उन्होंने बात करी थी, ठीक है ना। तो बीजेपी ज्वाइन तो लेकिन बीजेपी ज्वाइन करने के लिए नहीं, क्योंकि इससे पहले भी जम्मू नैरेटिव की बात हो चुकी है, जम्मू नैरेटिव के उन्होंने इन्विटेशन दिया है। लेकिन चूँकि बीजेपी में आने के बाद भी उन्होंने ये कहा था कि जम्मू नैरेटिव की जो बात उन्होंने की है उस पर बीजेपी ने उनकी उस बात को सपोर्ट किया, उस बात उनको लगा कि जम्मू नैरेटिव की बात जो है वो बीजेपी में बेहतर तरीके से रखी जा सकती है, बीजेपी उसको सपोर्ट करेगी। बिल्कुल। तो उसके बाद हुआ क्या, मतलब चेंजेस क्या है जब से बीजेपी में वो गए हैं? क्या जम्मू नैरेटिव क्या निकल के सामने क्या है? तो वहीं पे है, और हमने जो राणा साहब ने आवाज़ उठाई जम्मू नैरेटिव की, हम जम्मू नैरेटिव की आवाज़ के बिल्कुल साथ हैं, बिल्कुल। बदलाव क्या है जम्मू में, बदलाव क्या है? ठीक है, अब विद इन डेज तो बदलाव कोई नहीं आएगा ना, कि किसी के पास भी कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि विद इन डेज आपके पास इसका बदलाव को आ जाएगा। बदलाव नज़र आएगा आपको डेफिनेटली। मतलब ये जो रंधावा जी का बयान आया ये उसी का नतीजा था? रंधावा जी का बयान मैं नहीं इस बात को उस बात से नहीं जोड़ना चाहता कि रंधावा की वो कुछ अपनी क्या उनके दिमाग में था, क्या उन्होंने हिस्सा तो वो भी बीजेपी का ही है ना। देखें, बीजेपी सिर्फ रंधावा तो है नहीं, या कल आप कहेंगे सिर्फ अरशद चौधरी बीजेपी हो जाएगा, वो तो नहीं हो सकता ना। बीजेपी सुने बीजेपी में बहुत सारे लोग हैं, सिर्फ रंधावा बीजेपी नहीं है। और बीजेपी ने तो कल आपने सुना होगा, मैं ये बात को फिर उनकी बीजेपी की लीडरशिप की उस फैसले की सराहना करता हूँ, और ख़ासकर रविंद्र राणा जी की, कि जिन्होंने फ़ौरन इस बात का नोटिस लेते हुए उन पर कड़ी कार्रवाई की, उस पर उन पर एक्शन हुआ। अच्छा से बड़े सारे लोग हैं, अपोजिशन के भी हैं, बाकी कुछ सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, उनका ये मानना है कि देवेंद्र राणा या बाकी लोग, सलाथिया साहब या बाकी जितने भी लोग हैं, वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को बचाने के लिए जो है बीजेपी में गए हैं। एक दबाव की राजनीति जो है बीजेपी के द्वारा की जाती है और वो बीजेपी में अपनी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बचाने के लिए गए। आप क्या बचाने के लिए बीजेपी में गए हैं? देखिए, ये जो बातें अपोजिशन के द्वारा की जा रही हैं ना, इन बातों में ना ही कोई असलियत है, ना इन बातों में कोई दम है। इससे पहले भी तो लोग पार्टी बदलते रहे हैं, इससे पहले भी लोग दूसरी पार्टी में शामिल होते रहे हैं।
तो अगर किसी को, जैसे मैं कह रहा हूँ कि हमने ये फैसला इसलिए लिया कि बीजेपी ने जो गुजर कम्युनिटी के लिए फैसले किए थे, हम उन फैसलों को देख के वो जो मेजर डिसीजन, जैसे पॉलिटिकल रिजर्वेशन का मसला आपके सामने है, बाकी पंचायत में जो रिजर्वेशन हुई है, बीडीसी में रिजर्वेशन हुई है, डीडीसी में रिजर्वेशन हुई है, हम तो पिछले 20 साल से ये डिमांड करते आ रहे हैं ना। तो अगर अब बीजेपी ने फैसला लिया है ये, तो इसमें अपनी प्रॉपर्टी के दूसरी प्रॉपर्टी का कोई ताल्लुक रहा नहीं ना। ये तो कौम का मसला है ना, ये तो कम्युनिटी का मसला है। तो मैं तो बीजेपी की उन पॉलिसीज़ को देखते हुए कि अगर हमारी हमदर्दी को पार्टी करती है, हमारे मसाइल को, हमारी जो बड़ी देर से जो डिमांड थी पॉलिटिकल रिजर्वेशन की या फॉरेस्ट राइट एक्ट को लागू करने की या और बाकी से डिमांड थी, वो बीजेपी ने पूरी करी। ठीक, तो उसके बाद जब पॉलिसी अच्छी लगी तो हमें ज्वाइन करने में कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मतलब पिछले 7 सालों में आपको पॉलिसी अच्छी नहीं लगी उनकी, किसकी? बीजेपी की? देखिए, ये आपके फैसले जो अभी हुए हैं, ये आपके सामने हुए हैं ना अभी। ये फैसले जो हुए हैं बीजेपी ने जो किए हैं, ये तो अभी थोड़ी देर की बात है ना, ये तो साल 2 साल की बात है ना। तो जब लगा कि सारे फैसले हो रहे हैं, और हम उम्मीद कर रहे हैं, हमें यकीन भी है इस बात का बीजेपी लीडरशिप पे, कि गुज्जर कौम को लेकर, गुज्जर कम्युनिटी को लेकर, शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी को लेकर जो मुश्किलात होगी हम उजागर करेंगे, हम आवाज़ उठाएंगे। हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी ये आवाज़ उठाई, ये मसाइल उठाए हमने। लेकिन चूंकि यहाँ पे इनके पास स्ट्रांग लीडरशिप है, ये फैसले ले सकते हैं, और इन्होंने लिए भी फैसले, बीजेपी ने फैसले लिए इस पर, तो हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। इस पर तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने पर्सनल डिफरेंस से ही कहा है कि ये सारी स्कीम्स आप लागू करिए यहाँ पे। सर, क्या कारण है महंगाई पे रोक लगाने में कहीं ना कहीं जो बीजेपी सरकार जो है, सेंटर की सरकार है, विफल हो रही है, और लोगों को रोज़गार देने में भी कहीं ना कहीं विफल हो रही है। डेवलपमेंट के दावे बहुत ज़्यादा किए जा रहे हैं, डेवलपमेंट कुछ जगहों पे हो भी रही है, लेकिन रोज़गार देने में और महंगाई रोकने में विफल हो रही है बीजेपी सरकार। कारण क्या है? देखिए, ये बड़ा जल्दबाजी का क्वेश्चन आप मुझसे कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक मैं इस बात की मुझे समझ है, बड़े सारे फैक्टर्स पिछले 2-3 साल में गुजरे हैं। कोविड को लेकर सिचुएशन बड़ी डिफरेंट हो गई है, बड़ी सारी कंपनीज़ इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार हुई हैं। तो मुझे लगता है इंडिया में फिर भी कंडीशन ज़्यादा बेटर है। महंगाई तो होती है, पहले भी होती रही है, तो शायद लोग इस बात, इतनी महंगाई है नहीं जितना बताया जा रहा है कि बहुत महंगाई हो रही है, बट इकोनॉमिक इसके कोविड के बाद इकोनॉमिक क्राइसिस जो हुए हैं, ठीक है ना, उसके बाद तो हर कंट्री ने ये चीज़ें फेस की हैं। तो बाकी जहाँ तक एम्प्लॉयमेंट का ताल्लुक है, तो मुझे लगता है कि आप देखिए थोड़ी देर में बड़ी सारी एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे होगी, जम्मू कश्मीर में भी होगी, हर जगह होगी। हर पॉलिटिकल पार्टी अपने चाहे वो कोई भी पार्टी हो, और ख़ास करके जिस पार्टी की हुकूमत है, इन्होंने भी अपने लेवल पे कोशिश तो कोई कम करता नहीं है। इन्होंने पूरी कोशिश की है कि बेरोज़गारी कम हो, महंगाई भी ज़्यादा ना हो, महंगाई भी ना बढ़े, लेकिन बहुत जल्दी आप इस पे कामयाब देखेंगे आप। आप मानते हैं कहीं ना कहीं जो अपने वादे जो इन्होंने इलेक्शन टाइम में किए थे उस पर खरा नहीं उतर पाए हैं? कौन? बीजेपी? नहीं, मैं तो नहीं मानता। उन्होंने वादे जो किए थे पूरे किए। हमारे साथ भी वादे- 2 करोड़ सालाना नौकरी देने का वादा किया था, वो खरे उस पर नहीं उतर पाए। 15 लाख रुपया हर किसी के अकाउंट में आएगा, उस पर वो खरे नहीं उतर पाए। देखें, 15 लाख वाली बात तो मैं इस पर कोई कहना चाहूँ कि ये मुझे इस बात पे ना पहले कोई ऐसी सच्चाई नज़र आई, ये किसने कहा, क्या कहा, कैसे हुआ। लेकिन बाकी जो बेरोज़गारी वाले इश्यूज़ हैं उस पर तो पार्टी पूरा काम कर रही है और करेगी भी। चलें, उम्मीद करेंगे काम हो। और शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ अर्शद चौधरी साहब, जो कि कुछ ही समय पहले जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ के, कुछ बीच में गैप डाल के बीजेपी में ज्वाइन हुए हैं और हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। उम्मीद करेंगे कि जिस तरह से एक विश्वास के साथ ये भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, वो विश्वास इनका बना रहे और भारतीय जनता पार्टी जो है लोगों को रोज़गार देने में और डेवलपमेंट करने में और बाकी जो भी कमियां हैं उनको दूर करने में कामयाब हो। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।